नमस्कार। द पब्लिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम विदेश में भारत, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की बढ़ती मौजूदगी, कूटनीतिक गतिविधियां और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत होती भूमिका। वीडियो के पहले भाग में हम आपको बताएंगे जॉर्जिया के साथ व्यापार और निवेश को लेकर क्या बातचीत चल रही है। भारत अमेरिका शिक्षा साझेदारी को नया आयाम मिलने के आसार हैं, खासकर अमेरिका में। सिंधु जल संधि, भारत का स्पष्ट संदेश क्या आया है। और अमेरिका वेनेजुएला को लेकर, यानी व्यापार, जो तेल खरीद की बात है, उसको लेकर अमेरिका की ओर से क्या कुछ कहा गया है। बांग्लादेश के मामले में भारत और बांग्लादेश की जो कुछ बैठक हुई है प्रतिनिधियों की, उसमें शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहां की, जो भारत में निर्वासित हैं, उनको लेकर भी कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ उनकी बातचीत हुई है, बैठक हुई है। उसमें क्या कुछ सामने आया है। और उज्बेकिस्तान के मंत्री ने भारतीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी बैठक की है, उसमें क्या कुछ आया है। दूसरी बात ब्रिक्स को लेकर, क्योंकि भारत ब्रिक्स का की अध्यक्षता कर रहा है और भारत की अध्यक्षता में ही ब्रिक्स की बैठक लगातार अलग अलग विभागों की हो रही हैं। और आने वाले समय में संभवतः अगले माह दुनिया के बड़े देशों के प्रमुख भारत आने वाले हैं ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर। तो उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर अमेरिका से है। जॉर्जिया के साथ व्यापार और निवेश को नई रफ्तार मिलने के आसार। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प से गर्मजोशी भरी मुलाकात की। राजदूत क्वात्रा ने गवर्नर ब्रायन केम्प को उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा व्यापारिक सहयोग, बेहतर कनेक्टिविटी, नवाचार यानी इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाने पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने विश्वास जताया कि जॉर्जिया राज्य व्यापक भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक, शैक्षणिक और नवाचार आधारित सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दूसरी खबर भी अमेरिका से ही है। भारत अमेरिका शिक्षा साझेदारी को मिलेगा नया आयाम। शिक्षा सहयोग को लेकर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इंडिया यूएस एजुकेशन राउंड टेबल में भाग लिया। इस बैठक में दक्षिण पूर्वी अमेरिका के विश्वविद्यालयों के प्रमुख शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन अटलांटा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में किया गया। बैठक में रिसर्च पार्टनरशिप, अकादमिक एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी सहयोग, इनोवेशन और भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। राजदूत क्वात्रा ने कहा कि शिक्षा भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी का सबसे मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश भविष्य की पीढ़ियों, ज्ञान साझेदारी और तकनीकी विकास में मिलकर निवेश कर रहे हैं। इस संवाद ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में नई संभावनाएं खोली हैं। हम आपको बताते चले कि अमेरिका में दुनिया का भारत ऐसा देश है जहां सबसे अधिक भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अमेरिकी विश्वविद्यालयों में। और अब संभावना यह जताई जा रही है, जिस प्रकार की गतिविधियां और बैठकें हो रही हैं, उससे संभावना यह है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय दूसरे जैसे यूके के, ऑस्ट्रेलिया के या फ्रांस के विश्वविद्यालयों की तरह भारत में अपने ब्रांच खोलने वाले हैं या फिर अपने फुल फ्लेज्ड विश्वविद्यालय भी स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। तीसरी खबर भी अमेरिका से ही है। सिंधु जल संधि पर भारत का स्पष्ट संदेश।
अब भारत पाकिस्तान से जुड़े एक अहम मुद्दे की बात, सिंधु जल संधि समझौता है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने न्यूज वीक, जो अमेरिका का समाचार पत्र है और साप्ताहिक समाचार पत्र है संभवतः, में प्रकाशित अपने लेख में सिंधु जल संधि पर भारत का पक्ष विस्तार से रखा है। वास्तव में उनका यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, विश्व के देशों को सिंधु जल संधि से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं उसको उजागर करना, उन्हें इससे परिचित कराना, क्योंकि पाकिस्तान लगातार दुष्प्रचार कर रहा है भारत के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि सिंधु जल संधि जो समझौता है इंडस वैली वाला, उसको लेकर उसे एवेंस में रखेंगे, उसे स्थगित कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं हो रही हैं। और भारत की शर्त यही है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक हम उन्हें जल देना स्थगित रखेंगे। तो उससे संबंधित जो दुष्प्रचार पाकिस्तान कर रहा है, इसको लेकर राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ये लेख लिखा है और दुनिया के देशों को, दुनिया के लोगों को इससे परिचय कराने की एक कोशिश की है। उन्होंने लेख में कहा है कि इस संधि की नींव विश्वास, सद्भावना और मित्रता पर रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद और बार बार युद्ध जैसी गतिविधियों के माध्यम से इस विश्वास को लगातार कमजोर किया। राजदूत क्वात्रा ने कहा है कि आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में अपनाने से दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को भारत पाकिस्तान संबंधों के व्यापक सुरक्षा परिदृश्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कुल मिलाकर उन्होंने अपने इस लेख से यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे भारत में आतंकवाद हो या दुनिया के अन्य देशों में हो, चाहे वह कोई भी देश आतंकवाद को पल्लवित, पुष्पित और प्रेरित करता हो, उत्प्रेरित करता हो, उसके खिलाफ भारत की रणनीति स्पष्ट है। और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से अपना हाथ पीछे नहीं खींचेगा, अपने को अलग नहीं करेगा, तब तक भारत इस मामले में कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। इससे पाकिस्तान पोषित जो दुष्प्रचार हो रहा है दुनिया के देशों में, निश्चित रूप से वो धूमिल होगा। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जो अमेरिका और वेनेजुएला से आई है, लेकिन भारत को बहुत सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की स्थिति में है। पीडीवीएसए बॉन्ड पर अमेरिकी प्रतिबंधों में बड़ी ढील दी गई, और यह ढील भारत के लिए दी गई है, जो आर्थिक जगत की बड़ी खबर मानी जा रही है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी ओएफएसी ने जनरल लाइसेंस नंबर 5Y जारी किया है। इसके तहत 17 सितंबर 2026 से, यानी आने वाले माह के 17 सितंबर से, 17 तारीख से वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोलिस डी वेनेजुएला यानी पीडीवीएसए के 2020 बॉन्ड से जुड़े कुछ वित्तीय लेन देन की अनुमति दी जाएगी। यह नया लाइसेंस पहले जारी जनरल लाइसेंस 5X की जगह लेगा। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से वे कंपनियां और निवेशक लाभान्वित हो सकते हैं जिनका वेनेजुएला से कारोबारी संबंध है। इसमें भारतीय रिफाइनरियों और निवेशकों के लिए भी कुछ वित्तीय प्रक्रियाएं आसान हो सकती हैं, बशर्ते वे अमेरिकी प्रतिबंधों के नियमों का पालन करें। बहरहाल, तेल खरीद की दृष्टि से भारत के लिए ये एक राहत भरी खबर हो सकती है। अब चलते हैं बांग्लादेश की ओर। शेख हसीना के संभावित संबोधन पर भारत से सहयोग की मांग बांग्लादेश सरकार ने की है। बांग्लादेश ने भारत के सामने औपचारिक रूप से यह मुद्दा उठाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को संभावित सार्वजनिक संबोधन की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। यह विषय ढाका में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर के बीच हुई बैठक में उठा। हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत यह सुनिश्चित करे कि प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति, जिनमें शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश भी शामिल हैं,
को भारतीय भूमि का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों या बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने वाले किसी भी प्रयास के लिए न करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां दोनों देशों के सकारात्मक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने इस विषय पर आवश्यक जानकारी जुटाने और पूरी सतर्कता बरतने का आश्वासन दिया। दोनों पक्षों ने नियमित संवाद और आपसी विश्वास के माध्यम से सभी मुद्दों को की समाधान पर सहमति जताई। अब एक खबर उज्बेकिस्तान से। हालांकि यह भारत से संबंधित है, क्योंकि उज्बेकिस्तान के वित्त मंत्री आजकल भारत के दौरे पर हैं और लगातार यहाँ के अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों से बैठकों का दौर चल रहा है। रणनीतिक साझेदारी को नया बल दिया जा रहा है और इस प्रकार के संकेत मजबूत मिल रहे हैं। यानी मध्य एशिया को लेकर ये एक अच्छी खबर है। भारत के संबंध, कूटनीतिक संबंध को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ सीमित प्रारूप में महत्वपूर्ण वार्ता की। बैठक में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी और बहुआयामी सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। बख्तियार सईदेव ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुए समझौतों के अनुरूप व्यावहारिक सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। दोनों नेताओं ने विभिन्न स्तरों पर सक्रिय संवाद जारी रखने पर भी बल दिया। साथ ही आगामी उच्च स्तरीय बैठकों के कार्यक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मजबूत होते रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का एक और संकेत मानी जा रही है। ब्रिक्स को लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर है। बिजनेस ड्रिवन ब्रिक्स का मंत्र दिया जा रहा है भारत की ओर से, क्योंकि लगातार अलग अलग विभागों के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग राज्यों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और आने वाले समय में संभवतः अगले माह ब्रिक्स के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक भारत में होने वाली है, सम्मेलन होने वाला है। और इसके लिए संकेत ये है कि सभी देशों के प्रमुखों को, जो सदस्य देश हैं, उनको आमंत्रित किया गया है भारत की ओर से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए सदस्य देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का भारत में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीपल सेंट्रिक ब्रिक्स के साथ साथ बिजनेस सेंट्रिक ब्रिक्स भी समय की आवश्यकता है। पीयूष गोयल ने ट्रेड फैसिलिटेशन, डिजिटल कॉमर्स, एमएसएमई इंटीग्रेशन, मजबूत सप्लाई चेन और नियम आधारित बहुपक्षीय आर्थिक व्यवस्था पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन बिल्डिंग रिसाइलेंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के मार्गदर्शन में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता वैश्विक दक्षिण के लिए अधिक समावेशी और नवाचार आधारित भविष्य तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है। गोयल ने विश्वास जताया कि ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास को नई गति देगा। वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर क्या कुछ कहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी खबर है कि भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा सहयोग को लेकर क्या बातचीत चल रही है। भूटान से कई खबरें हैं, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों की खबरें हैं, स्टूडेंट्स एक्सचेंज को लेकर भी कुछ खबर है और जो एकेडमिक एक्सचेंज होते हैं, अकादमिक सहयोग है, उसको लेकर के भी कुछ गतिविधियां आयोजित की गई हैं। उसकी भी जानकारी मैं आपको इस पार्ट में दूंगा। इसके अलावा ईरान ओमान के बीच में हॉर्मुज जलदमरू मध्य को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या समझौता होने के आसार हैं, इस पर क्या चर्चा हो रही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा कनाडा से भी खबर है कि जूनियर स्क्वैश में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई है। उसको लेकर वहां के जो हमारे हाई कमिश्नर हैं इंडिया के, उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसके अलावा कुछ और खबरों के बारे में हम आपको इस पार्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की प्रमुख खबरों की डिटेल। ट्रंप का आखिरी मौका, तेहरान ने बातचीत से किया इनकार। यानी ट्रंप ने कहा कि यह आखिरी मौका है और तेहरान ने बातचीत से इनकार किया है।
यानी पश्चिम एशिया में जो आग लगी हुई है पिछले कई माह से बुझने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कोशिशें चल रही है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की और बहुत वाहवाही लूटी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पूरी तरह से उसका प्रयास विफल रहा। अब ईरान के आसपास के यानी मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं, जो अमेरिका से उनकी बहुत अच्छी गाढ़ी मित्रता है लंबे समय से, उनका प्रयास चल रहा है कि किसी तरह से इसके बीच मध्यस्थता कराकर दोनों देशों के बीच में समझौता करा दिया जाए। यह उनके हक में है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौते के लिए आखिरी मौका दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ईरान और खाड़ी देशों की ओर से कूटनीतिक समाधान की अपील की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के प्रयास जारी हैं और बातचीत का अगला चरण ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर केंद्रित होगा। हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान अमेरिका के साथ न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष बातचीत कर रहा है। इस तरह वाशिंगटन और तेहरान के बयानों में साफ विरोधाभास देखने को मिल रहा है। इससे दोनों देशों के बीच भविष्य की कूटनीति को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा सहयोग को नई दिशा मिलने के संकेत हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कुलपति प्रोफेसर अमित चक्रमा से पर्थ स्थित विश्वविद्यालय परिसर में मुलाकात की। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा एवं शोध सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने संस्थागत साझेदारी बढ़ाने, स्टूडेंट मोबिलिटी, संयुक्त शोध परियोजनाओं और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की भारत में बढ़ती भागीदारी पर विचार विमर्श किया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि उच्च शिक्षा में अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। अब भारत के सबसे करीबी देश भूटान की ओर चलते हैं। साहित्य और संस्कृति के उत्सव में भारत की खास मौजूदगी रही। थिम्पू स्थित इंडिया हाउस में 15वें भूटान इकोज ड्यूकल्स लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल की उद्घाटन रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भूटान की महारानी माता आशी दोरजी वांगवो वांगचुक मुख्य अतिथि रही। इंडिया भूटान फाउंडेशन ने एक बार फिर इस साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव के समर्थन की अपनी परंपरा को जारी रखा। इस वर्ष उत्सव की थीम द आर्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन रखी गई है, जो आधुनिक तकनीकी दौर में मानवीय मूल्यों पर विचार करने का संदेश देती है। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की शिक्षिका डॉक्टर सबा हाशमी और भूटान के संगीत समूह ड्रुक रिवाइवल के ने भारतीय शास्त्रीय समकालीन और सूफी संगीत की मनमोहक प्रस्तुति देकर समारोह को यादगार बना दिया। भूटान से दूसरी खबर स्टूडेंट एक्सचेंज को लेकर है। थिम्पू स्थित भारतीय दूतावास ने मयूर स्कूल और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का स्वागत किया। ये छात्र भूटान इकोज ड्यूकल्स लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल में भाग लेने के लिए भूटान पहुंचे हैं। भारतीय दूतावास ने कहा कि जन से जन संपर्क भारत और भूटान की विशेष मित्रता का सबसे मजबूत आधार है। स्टूडेंट्स के इस तरह के सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच आपसी समझ और मित्रता को और मजबूती मिलेगी। जाहिर है, स्कूल स्टूडेंट्स का एक्सचेंज यानी भूटान का दौरा कराना, इसके पीछे आशय स्पष्ट है कि भारत और भूटान के बीच जो सदियों से गाढ़ी मित्रता रही है, सांस्कृतिक मित्रता रही है, कूटनीतिक रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक साझेदारी रही है, उसको आने वाली पीढ़ियों में भी इंजेक्ट करना और उसे उस इस तरह उसकी आवश्यकता, उसके महत्व से जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है या फिर आने वाला जो हमारा जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उसको भी इससे परिचित कराना और भूटान की रणनीतिक आर्थिक महत्व को समझाना, ये आवश्यक समझा जा रहा है। ये इसके पीछे का आशय है। स्वाभाविक है, यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम
माना जा रहा है। भूटान से ही तीसरी खबर है, अकादमिक सहयोग यानी एकेडमिक एक्सचेंज की बात है, जो शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान होता है। भूटान के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने फुएन शोलिंग स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में भारत की महावाणिज्य दूत सुचिता चटर्जी से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के पहले सीनियर एकेडमिक फेलो डॉक्टर चेकी दोरजी, कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिचेंडिंग के अध्यक्ष डॉक्टर स्वे से वांग लेंगहुडुप, स्टार सीएसटी के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर तेंजिन नोरबू और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सौरभ मोतीवाला शामिल थे। बैठक में उच्च शिक्षा, अकादमिक सहयोग, क्षमता निर्माण और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात भारत और भूटान के बीच शिक्षा एवं संस्थागत सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब चलते ईरान की ओर। हॉर्मुज जलजंतु मध्य को लेकर जो विवाद जारी है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, और दुनिया के देशों को उस आग की तपन में झुलसना पड़ रहा है, उसको लेकर कुछ समझौते की चर्चा सामने आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर एक नए समझौते के करीब है, ऐसा संकेत दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आने वाले जहाज ईरान की ओर से, जाने वाले जहाज ओमान की ओर से गुजरेंगे। इसके साथ ही कथित तौर पर सर्विस फीस तेहरान को मिलेगी। हालांकि अभी तक ईरान और ओमान की सरकारों ने इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और एलएनजी की बड़ी मात्रा गुजरती है, और इसका असर हमारे देश भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारा तेल का व्यापार यानी तेल का जो आयात हम करते हैं वो समुद्री मार्ग के द्वारा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही सर्वाधिक होता है। और इसको लेकर लगातार अब तक कई भारतीयों की जान चली गई है, चाहे वो अमेरिका के हमले के कारण से हो या फिर ईरान के प्रति हमले के कारण से हो। इसको लेकर भारत सरकार लगातार अमेरिका के राजदूत को, उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर या फिर ईरान के राजदूत को बुलाकर विरोध जताती रही है। और अब संभावना दिखाई पड़ रही है कि आसपास के जो देश हैं जैसे ओमान है, उसके साथ ईरान का कुछ समझौता हो जाए तो शायद उसका सकारात्मक असर आने वाले समय में अन्य देशों के लिए भी देखने को मिल सकता है। इस वीडियो की अंतिम खबर कनाडा से है। जूनियर स्क्वैश में भारत की ऐतिहासिक जीत, टीम इंडिया का सम्मान किया कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने। यानी विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के बाद भारतीय टीम से उन्होंने मुलाकात की। इस प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने खिलाड़ियों और कोचों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। भारतीय महिला टीम में अनाहत सिंह, रुद्रा सिंह, अनिका दुबे और सानवी कलंकी शामिल थी। वहीं पुरुष टीम में आरवीर देवान, गुरवीर सिंह, युषा नफीस और पूरब रामबिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। टीम के कोच रहे हरिंदर पाल सिंह संधू, सुरभि मिश्रा, शशि पांडे और डिम्पल कमला कन्नन की भी उच्चायुक्त ने सराहना की। यह उपलब्धि विश्व स्तर पर भारतीय स्क्वैश की बढ़ती ताकत और युवा खिलाड़ियों की शानदार प्रतिभा का प्रमाण है। तो ये थी आज की 14 बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबरें, जिनमें आपने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की कूटनीति, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, खेल और वैश्विक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस बात से भी परिचय कराते हैं कि दुनिया के देशों में जो भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, वो किस प्रकार की भूमिका, भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने की दृष्टि से अदा कर रहे हैं, किस प्रकार की जिम्मेदारियां उनके पास है, और वो किस तरह से, किस प्रकार की अथॉरिटी से बैठकें लगातार करते हैं और भारत के पक्ष को समझाने की कोशिश करते हैं, भारत के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए
द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम विदेश में भारत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।